आप सब पर सलामती हो। प्रोग्राम तो बढ़ गया के बाद हाजिर खिदमत है। क्या बताऊं, दिल फिराके यार में क्या बढ़ गया। हो ना पाया फिर कभी आबाद ऐसा बढ़ गया। जंगलों में एक ही कानून चलता है मियां, यानी जो भी शेर से उलझा वो गोया बढ़ गया। एक मुखलिस रहनुमा क्या मिल गया इस कौम को। साजिशें इतनी हुई कि मुल्क सारा बढ़ गया। जब लुटेरों की हुकूमत आ गई फिर मुल्क में कारवां चलता रहा या कारवां तो बढ़ गया। हजरत इकबाल ने जो ख्वाब देखा बढ़ गया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। कायदे आजम की जदोजहद भी गारत हो गई है। हमने जितनी सोच अपनाई थी, जितनी बेहतरी का मंजरनामा देखा था, सभी मलिया मेट हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्टेबल्स की सियासत की जा रही है, और वो इलेक्टेबल्स जिन्हें एक इशारे का इंतजार होता है और वो अपना घोंसला कभी भी तब्दील कर सकते हैं। अगर मैं आगाज करूं बलोचिस्तान से, तो बलोचिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जिन लोगों के साथ हमने इत्तेहाद किया है, ये लोग ही हमें यहां से जितवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा बलोचिस्तान के अंदर ही जाके माजी करीब के अंदर ये बात करती रही हैं कि किसी बाप की बनाई हुई बाप पार्टी ने एक हुकूमत बनाई है और ये अगर अलहदा हो जाए तो हम हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो अभी उसी पार्टी के साथ अलग सलैक हुई। अल अजीजिया रेफरेंस पे सजा के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की अपील पे समाअत हुई और उसमें भी वो बरी हो गए। मैंने ये बताया था कि तीनों अपीलों के अंदर इनकी बर्रियत का परवाना इनके हाथ में आएगा। जब एहतसाब अदालत में केस भेजने की बजाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम खुद मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे, तो आप ये देखिए कि एक तरफ एहतसाब अदालत में 1.5 साल के ऊपर मुहित 121 समातें हुई और 121 समातों की प्रोसिक्यूशन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। उन्हीं 121 समातों में तहकीकात के नाम के ऊपर बरतानिया के अंदर एक कंपनी को हायर किया गया। उस कंपनी को लाखों पाउंड अदा किए गए। उस सब के बावजूद पाकिस्तान के अंदर नैब खड़ा होकर यह बात कर दे कि हम अपनी दरखास्त को वापस लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई जीरू इंसान ऐसा मौजूद नहीं है जो यह पूछे कि अवाम के पैसे का इतना ज़िया क्यों किया। मान लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इंतकामी सियासत को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात बनाए। मान लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरक्की के लिए गामजन थे और उसी तरक्की में रुकावट डालते हुए उन्हें जिला वतनी की जिंदगी गुजारना पड़ी। मान लिया कि पाकिस्तान में बेहतरी का मंजरनामा रोशन हो रहा था और पाकिस्तान के मुआशी पहिया चलने वाला था, उसको रोकने के लिए मियां साहब को बाहर निकाला और मियां साहब को बाहर निकालने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हुई वो नैब के हाथों हुई। तो नैब से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान का करोड़ों अरबों रुपया प्रोटोकॉल के नाम पे, जजेस की तनख्वाहों के नाम पे, प्रोसिक्यूशन के नाम पे, बाहर दी जाने वाली इन्वेस्टमेंट के नाम पे, रोज बरोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे, मीडिया कैंपेन के नाम पे जो पैसा खर्च किया गया है, उस पैसे का जवाब कौन देगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है। उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों के अंदर पाकिस्तान की अदलिया मौजूद है, पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा है जिसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जहां पे करप्शन होती है, जहां पे दुनिया के अंदर पर कैपिटा इनकम निकलती है। हमारे यहां पे पर कैपिटा रिश्वत निकलती है कि एक सारिफ ने, एक शहरी ने पंजाब के अंदर कितनी रिश्वत दी है, बलोचिस्तान के अंदर कितनी रिश्वत दी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितनी रिश्वत दी है, सिंध के अंदर कितनी रिश्वत के अंबार लगे। क्या इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो रही। आप ये देखिए, मियां साहब अगर ये समझते हैं, मैं मियां साहब को सराहता हूं, निकले हैं केस से, अच्छा हुआ कि वो अगर उसमें फंसे हुए थे निकल गए, बहुत अच्छी बात है। कोई और भी फंसे हुए हैं उनको भी निकलना चाहिए। हमारी ज़बान तो जल जाती है या जलाने के काबिल हो जाती है। मैं नहीं बोलता, मुझे बोलना भी नहीं आता, अभी कम फहम हूँ, कुंद जहन हूँ। बोलते हुए मुझे नहीं पता चलता कि किस तरफ को बोलना है, किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना। मैं इमरान खान का नाम ही नहीं लेता, मुझे आता ही नहीं है, मुझे उसके स्पेलिंग ही नहीं आते। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मियां साहब को निकालने पे पाकिस्तान की बदनामी हुई थी, तो मियां साहब के केसेस खत्म होने पे पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो रही। क्या दुनिया ये नहीं पूछेगी कि आपने एक चलते हुए वजीर आजम को उतार फेंक बाहर किया, आपने जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया, आपने उसे पाबंदे सलासिल किया, उसी चक्कर में उनके प्लेटलेट्स कम होने लगे, उनकी सेहत जो है वो कमजोर होने लगी, तो उसकी कमजोरी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। क्या पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन निजाम इतना कमजोर है कि किसी को भी इल्जाम लगाएं और उसी इल्जाम के चक्कर में उसे इक्तदार से निकाल बाहर करें।
और करोड़ों की आवाम की नुमाइंदगी जो है उसको गारत कर दें, तो जो गारत करने वाले हैं उनका नाम लिया जाना चाहिए, उनसे भी एहतसाब होना चाहिए। उन तमाम इदारों से एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की थी, जिन्होंने इल्जाम लगाया था, जिन्होंने फाइलें तैयार की थी, वो जो उनके गवाह बने, उन गवाहों से भी बासपुरस होनी चाहिए। आप झूठे गवाह को बख्श देते हैं, कैसे बख्शा जाना चाहिए? कोई वादा माफ गवाह बन गया तो कैसे बख्शा जाएगा? लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी हिकमत अमली एक तरफ, अवाम की सोच एक तरफ हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा जब अपने हलके में गया तो एक आम हारी, जिसकी माहाना तनख्वाह जो आप लगा लें कोई 30 से 40 हज़ार होगी, उसके अंदर इतनी जरूरत आई कि वो खड़ा होकर ये कहने लगा कि 3 साल हो गए आपको, आप तो हलके में दाखिल नहीं हुए, आज आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आप हलके में दाखिल हो? आपने कोई टूथपेस्ट खरीदना हो, आपने खाने की अशिया खरीदनी हो, आपने घर की बेडशीट खरीदनी हो, तो आप उसका सूत्र देखते हैं, ताना बाना देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। आपने टूथपेस्ट खरीदनी हो तो देखते हैं ये कितनी देर चलेगी। आपने बालों में फेरने वाला कंघा खरीदना हो तो आप ये देखते हैं कि क्या ये मेरी जल्द को लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए आप कुछ नहीं देखते। आप नहीं देखते कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप नहीं देखते कि उसकी सियासी बलूगत क्या है, आप नहीं देखते कि उसका माजी क्या है, आप नहीं देखते कि उसके तरक्याती काम क्या है, आप नहीं देखते कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके बारे में राय क्या रखती है, आप नहीं देखते कि अवाम की राय उस पर क्या है। आप हमारे ऊपर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं। 70 साल से पाकिस्तान में तजर्बात होते रहे। अगर पहला तजर्बा आप ये कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे को ला दिया जाए जो तजर्बा अवाम के जिम्मे आप डालें कि अवाम उस तजर्बाती कीमियाई फार्मूले के तहत किसी एक का इंतखाब कर ले, उसके बाद गिला होगा ना तो कुली तौर पे होगा, किसी एक के ऊपर नहीं होगा, किसी एक तबके के ऊपर नहीं होगा, किसी एक जमात के ऊपर नहीं होगा। लेकिन यहां पे मुल्क जल रहा हो तो खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं। मियाँ साहब की बर्रियत के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब तरक्की के सफ़र पे गामजन करने वाले थे और मियाँ साहब मुल्क कौम के हीरो हैं और यही मुल्क कौम को इस दलदल से निकालेंगे। लेकिन मियाँ साहब को यह भी पता होना चाहिए कि कल के दिन जब उनकी बर्रियत का परवाना जारी हुआ था तो कल के दिन ही एक जगह पे एक धमाका हुआ था, गाड़ी टकराई थी, मादर वतन के ऊपर आम जो सिपाही थे वो जाँ बहक हुए थे। क्या उनके लिए 2 लफ्ज़ मुंह से निकले हैं? आप उस वक्त बातें ये कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए कि हमें इंडिया के साथ तजारत बेहतर करनी चाहिए। आप बातें ये कर रहे हैं कि किसके दौर के अंदर इंडियन हुकूमत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आते रहे। एक तरफ जब आप अपोजिशन में हों तो किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और जब खुद बरसर इक़्तिदार आने वाले हों तो ये कहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये दोहरा मायार छोड़िए। मुल्क जल रहा हो ना तो वहाँ पे नीरू की तरह बैठ के बांसुरी नहीं बजानी चाहिए। नीरू वो हुक्मरान था कि जिसका मुल्क रोम जल रहा था और रोम ऐसा मुल्क था कि जिसकी सल्तनत तूल अर्ज तक फैली हुई थी। तो जलते हुए रोम को देखते हुए बांसुरी बजा के मुस्कुराना ये किसी भी शाहे वाला के लिए अच्छा नहीं होता। जिस दिन जमहूर उठे और जमहूरियत के रखवालों को गिरबान से पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन्हीं मुश्किलात से पहले अपने लिए बेहतरी का हल निकाल लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।